जय हिंद। नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई लेक्चर से हम पूंजी बाजार के संदर्भ में, मौद्रिक अवधारणाओं के संदर्भ में डिस्कस करते रहे हैं। तो आज उसी सीक्वेंस में आज हमने पूंजी बाजार के कंपोनेंट, स्टॉक एक्सचेंज और भारत में पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी के बारे में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पिछले टर्न पे भी हमने बताया था कि पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। पूंजी बाजार को प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। द्वितीयक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार को ही स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज। तो आज हम इसको डिस्कस करने जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि पूंजी बाजार क्या है, प्राथमिक पूंजी बाजार क्या है, द्वितीयक पूंजी बाजार क्या। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का वह प्रारूप है जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है और औद्योगिक विकास के लिए पूंजी का संचय होता है, पूंजी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पूंजी बाजार का वह भाग प्राथमिक पूंजी बाजार कहलाता है जिसका कोई निश्चित स्वरूप, आकार नहीं है, परंतु यहाँ पर सार्वजनिक निर्गम की प्रक्रिया पूरी होती है। यह द्वितीयक पूंजी बाजार के लिए आधार का काम करता है, आधारशिला का काम। तो अब हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। द्वितीयक पूंजी बाजार, पूंजी बाजार का वह प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है या द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। आपसे कोई पूछता है कि द्वितीयक पूंजी बाजार क्या है, तो आप कहना पूंजी बाजार का वह स्वरूप द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता, जहां पर लिस्टेड सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय होता है। द्वितीयक पूंजी बाजार एक संगठन होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक समामेलित कंपनी के रूप में, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के रूप में, एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता। इसका एक निश्चित स्थान पर अवस्थित होता, इसका एक निश्चित आकार होता, इसका एक सुव्यवस्थित मैनेजमेंट होता। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है यह एक संस्थागत तंत्र है। पूंजी बाजार का एक संस्थागत तंत्र स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी के रूप में भी हो सकता, एक संविधिक निकाय के रूप में भी हो सकता।
स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य होता पूंजी की गतिशीलता को बढ़ावा देना, पूंजी संचय करना, औद्योगिक विकास के लिए धन उपलब्ध कराना। स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य पूंजी संचय को बढ़ावा देना, लोगों की बचत को गतिशील बनाना, औद्योगिक विकास के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का स्थान उपलब्ध कराना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए, आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के लिए धन उपलब्ध कराने का काम स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जाता है। बिना धन के विकास संभव नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। अंडरस्टूड? तो स्टॉक एक्सचेंज को किसी देश का आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज आर्थिक बैरोमीटर है। स्टॉक एक्सचेंज किसी देश का आर्थिक बैरोमीटर है। इसके माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हम किसी देश, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हम किसी देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों की एक तरह से माप की जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक अर्थशास्त्री थे, जब वित्त मंत्री थे, उनसे पूछा गया एक बार कि आपके बजट कैसे, तो उन्होंने कहा कि अगर स्टॉक एक्सचेंज सलामी देता, अर्थात स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार में तेजी दिखाई पड़ती है, तो समझना हमारा बजट अच्छा है। तो अब उनके इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज की क्या भूमिका होती है किसी देश में। स्टॉक एक्सचेंज प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः सरकार की आर्थिक नीतियों का दर्पण होता, सरकार के आर्थिक क्रियाकलापों को रिप्रेजेंट करता। शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से जो अर्थव्यवस्था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित होती है। तो स्टॉक, आपसे कोई पूछता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो आप कहना कि स्टॉक एक्सचेंज पूंजी बाजार का वह संगठित प्रारूप है जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, नकदी का लेन देन होता है, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, औद्योगिक विकास के लिए धन प्राप्त किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक समामेलित कंपनी के रूप में होता, स्टॉक एक्सचेंज एक वैधानिक निकाय के रूप में होता। पूंजी बाजार में अप्रत्यक्षता नकदी का लेन देन होता, डायरेक्टली नकदी का लेन देन नहीं होता, बल्कि पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करके धन की गतिशीलता को बढ़ावा देते। स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना का उद्देश्य पूंजी की गतिशीलता को बढ़ावा देना, लोगों की बचतों की गतिशीलता को बढ़ावा देना, पूंजी संचय करना, एक्सेट्रा इत्यादि।
तो पूंजी बाजार में जो है किस प्रकार से कार्य किया जाए, इन सब के लिए अलग अलग रूल्स एवं रेगुलेशन बनाए गए होते हैं। हर देश में पूंजी बाजार को नियमित करने के लिए नियामक संस्था होती है, जैसे भारत में सेबी है। तो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता, अंडरस्टूड। तो आप एक प्रश्न भी हमें यहां पर देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज पूंजी को गतिशील बनाते हैं। पूंजी को गतिशील बनाते हैं। एक दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए पूंजी उपलब्ध कराते हैं। पूंजी उपलब्ध कराते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज सदैव वैधानिक निकाय होते हैं। सदैव वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हैं। यदि अब आपसे प्रश्न दे दिया जाए कि उपयुक्त में कितने कथन सही हैं, ये तो उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी कथन, डी इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। यह 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। 4 भी ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चंस पर ही आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज पूंजी को गतिशील बनाते हैं। यह कथन सही है। स्टॉक एक्सचेंज पूंजी को गतिशील बनाने का काम करते। स्टॉक एक्सचेंज आर्थिक गतिविधियों के लिए पूंजी उपलब्ध कराते, यह भी कथन सही है। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज सदैव वैधानिक रूप में कार्य करते, यह गलत है। स्टॉक एक्सचेंज सदैव वैधानिक निकाय नहीं होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी के रूप में भी कार्य करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज वैधानिक निकाय भी हो सकते हैं, कंपनी अधिनियम के अंतर्गठित एक संस्था भी हो सकती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा सही था। तो इस प्रकार
हमारे दो स्टेटमेंट सही हो तो केवल दो कथन सही हैं, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? बी, कि दो कथन सही है। प्रश्न में हमने तीन कथन दिया था, इन तीन कथनों में केवल दो कथन सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भी आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज, भारत में स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, भारत में स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना का क्रम ब्रिटिश काल में ही शुरू हो जाता। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना का क्रम ब्रिटिश काल में ही शुरू हो जाता है। कहा तो जाता है कि भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हो गया था, परंतु उसके बारे में कोई निश्चय बारे में विशेष जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज सितंबर 1887 में, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज सितंबर 1987 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से स्थापित हुआ। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ब्रोकर एसोसिएशन नाम से मुंबई में स्थापित हुआ। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ? सितंबर 1887 में। किस नाम से स्थापित हुआ? द नेटिव शेयर एंड ब्रोकर स्टॉक एसोसिएशन के नाम से स्थापित हुआ। यह मुंबई में स्थापित हुआ। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में स्थापित हुआ। इसका क्या नाम था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नाम से स्थापित हुआ। अंडरस्टूड? अब आगे हम बढ़ते हैं। यह स्टॉक एक्सचेंज एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह एक सरकारी संस्था नहीं थी। यह ब्रिटिश सरकार के पहल पर ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा, भारत के कुछ उद्योगपतियों द्वारा मिल करके स्थापित किया गया एक संस्था थी। यह एक निजी संस्था के रूप में इनकॉर्पोरेटेड थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो सितंबर 1887 में बना। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण किया गया, और राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नया नाम रखा गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द नेटिव शेयर स्टॉक एंड ब्रोकर एसोसिएशन का परिवर्तित नाम है।
शुरू में द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन एक जो है निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। वैधानिक निकाय बना दिया गया और यह वैधानिक निकाय के साथ साथ वित्तीय निगम के रूप में भी कार्य करने लगा। जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, यह 1956 में द नेटिव शेयर स्टॉक एंड ब्रोकर एसोसिएशन के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अस्तित्व में आया। के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अस्तित्व में आया और इसका नया नाम क्या रहा अस्तित्व में, और यह एक वैधानिक निकाय के रूप में, यह एक वित्तीय निगम के रूप में कार्य करने लगा। इसका 100% शेयर भारत सरकार के पास था, परंतु देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद अनेक संस्थाओं के स्वरूप में बदलाव किया गया, तो इसके स्वरूप में भी बदलाव किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक वित्तीय निगम से वैधानिक निकाय से एक कंपनी में तब्दील हो गया। अब देखिए इसकी क्रोनोलॉजी क्या उस पर बताते। हम सितंबर 1887 में क्या बना, द नेटिव शेयर स्टॉक एंड ब्रोकर एसोसिएशन, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ब्रोकर एसोसिएशन बना और इसे 1956 में इसी को चेंज करके BSC बनाया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना तो यह एक वैधानिक निकाय था, वैधानिक निकाय के रूप में बना, और यह एक वित्तीय निगम के रूप में बना, वित्तीय निगम के रूप। परंतु आप जब देश में उदारीकरण की नीति लागू हुई, उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद इसके स्वरूप में एक बार पुनः परिवर्तन किया गया। अब यह एक सरकारी कंपनी के रूप में काम कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक सरकारी कंपनी के रूप में काम कर रहा। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जाना जाता है नाम से, तो लेकिन यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1988 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1988 में देश का पहला शेयर सूचकांक बनाया गया। देश का पहला शेयर सूचकांक बनाया गया जिसे सेंसेक्स नाम से जाना जाता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1988 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया और इसी दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला शेयर सूचकांक सेंसेक्स नाम से बनाया। कल हमने बताया था कि शेयर सूचकांक एक विशेष प्रकार का सूचकांक होता जो शेयरों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यक्त करता। तो भारत का पहला शेयर सूचकांक सेंसेक्स नाम से बनाया गया। किसके द्वारा? BSC के द्वारा बनाया गया। सेंसेक्स को हिंदी में संवेदी सूचकांक के नाम से जाना जाता।
संवेदी सूचकांक के नाम से जाना। सेंसेक्स को संवेदी सूचकांक के नाम से जाना जाता है। यह कब बना? 1988 में बना। यह भारत का पहला शेयर सूचकांक है। यह भारत का पहला शेयर सूचकांक है। आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला शेयर सूचकांक किस नाम से, कब और किसके द्वारा बनाया गया? 3 प्रश्न आ गया, 3 तत्व। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भारत का पहला शेयर सूचकांक 88 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बनाया गया, जिसके सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। हिंदी में संवेदी सूचकांक कहा जाता। संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978-79 है। संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978-79 है। संवेदी सूचकांक में 30 कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। आपसे पूछा जाए कि संवेदी सूचकांक में कितनी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है, तो आप कहना कि संवेदी सूचकांक में 30 कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। 30 कंपनी को सम्मिलित किया गया, 30 कंपनियों को सम्मिलित किया गया संवेदी सूचकांक के अंतर्गत। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। संवेदी सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से 30 कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यक्त करता। इन कंपनियों का चयन एक निश्चित मापदंड के आधार पर टाइम टू टाइम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता। यह 30 कंपनियां भारत की महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी भी है, जिसमें सरकारी कंपनी भी है। इनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों को सम्मिलित किया जाता। एनुअल आधार पर इसका मूल्यांकन होता कि किस कंपनी को इसमें रखा जाए, किस में नहीं रखा जाए, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रखा जाता। अंडरस्टूड? तो हमने बताया कि भारत का पहला शेयर सूचकांक का नाम सेंसेक्स है। यह 1988 में बनाया गया। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बनाया गया। इसका आधार वर्ष 1978-79 है। इसमें जो है 30 कंपनियों को सम्मिलित किया गया। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनेकों शेयर सूचकांक बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ शेयर सूचकांक इस प्रकार हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कुछ शेयर सूचकांक बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे BSE 200 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1998 में 2 नए शेयर सूचकांक बनाए गए, जिनमें से एक BSE 200 है और दूसरा क्या है? पहला क्या है? BSE 200 और दूसरा जो है, दूसरा डालेक्स। तो BSE 200 का आधार वर्ष 1998 इसका आधार वर्ष 1989-90 है।
90। यह BSE 200 का आधार वर्ष है, आधार वर्ष BSE 200 का आधार वर्ष 1989-90। BSE 200 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से 200 कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यक्त करता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां सूचीबद्ध है उनमें से 200 कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में उतार चढ़ाव को व्यक्त करता। इसमें उन कंपनियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो सेंसेक्स में सम्मिलित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों की सूचीबद्धता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ 1 लाख से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध है, लेकिन कुछ कंपनियों में ही कारोबार होता है। तो आधार वर्ष इसका 1989-90 है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो BSE 200 का जब वैल्यूज डॉलर में निकाली जाती है तो इसे डॉलेक्स कहा जाता। BSE 200 की वैल्यू जब डॉलर में निकाली जाती है तो इसे डॉलेक्स कहा जाता है। डॉलेक्स। BSE 200 और डॉलेक्स में क्या अंतर है? तो आप यही कहना कि BSE 200 का जब मूल्य डॉलर में निकाला जाता तो डॉलेक्स कहलाता। इसमें 200 कंपनियां सम्मिलित हैं। इनका आधार वर्ष 1989-90 है। इनमें उन कंपनियों को सम्मिलित नहीं किया गया जो सेंसेक्स में सम्मिलित। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंकों के शेयरों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव बैंकिंग कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को मेजर करने के लिए एक अलग से सूचकांक बनाया गया जिसे बैंकेक्स कहा जाता। बैंकिंग कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को मापने के लिए एक अलग से इंडेक्स बनाया गया है जिसे बैंकेक्स कहा जाता। बैंकेक्स में 12 बैंकों को सम्मिलित किया गया जिसमें 8 सरकारी बैंक और 4 प्राइवेट बैंक हैं। क्लियर हुआ? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने अभी आपको बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का परिवर्तित नाम है। यह 1956 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना। उसके पहले यह द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कई सूचकांक हैं। उनमें से आपको कुछ के बारे में मैं जो आपको बताया जो प्रमुख थे, सेंसेक्स हुआ, डॉलेक्स हुआ और क्या बताया मैंने, BSE 200 की बात किया, बैंकेक्स की बात किया, एटसेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसकी स्थापना अप्रैल 1993 में, इसकी स्थापना अप्रैल 1993 में
इसकी स्थापना 1993 में फिरवानी समिति की सिफारिशों की स्थापना कब हुई? 1993 में। अप्रैल 1993 में फिरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। फिरवानी समिति। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में लोकेटेड है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में लोकेटेड है, मुंबई में अब स्थित है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। यह देश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है जिनकी शाखाएं हैं, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। अनेक शहरों में इसकी शाखाएं हैं। देश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज यह है जो शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य देश के दूर दराज इलाकों में शेयर कल्चर को बढ़ावा देना, लोगों की पूंजी बाजार में रुचि उत्पन्न करना, पूंजी की गतिशीलता को बढ़ावा देना। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश के दूर दराज इलाकों में शेयर कल्चर को बढ़ावा देना, शेयर कल्चर को बढ़ावा देना और शेयर कल्चर को बढ़ावा देना और लोगों की शेयर बाजार में, पूंजी बाजार में रुचि उत्पन्न करना रहा। यह देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसने स्क्रीन आधारित शेयर कारोबार को, ऑनलाइन माध्यम से शेयर कारोबार को बढ़ावा दिया। शुरू में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में केवल लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों का ही कारोबार होता था, परंतु बाद में इसमें मध्यम और बड़े आकार की कंपनियों का भी कारोबार होने लगा। शुरू में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में केवल लघु एवं मध्यम आकार की लघु आकार की कंपनियों कारोबार होता था, लेकिन बाद में बड़े आकार की कंपनियों का भी शेयरों का कारोबार होने लगा। शुरू में केवल स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, बाद में इसमें लघु मध्यम के साथ साथ बड़े आकार की कंपनियों के भी कारोबार होने लगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए, अब प्रश्न आप कर सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है किसी कंपनी के सभी शेयरों के बाजार मूल्य से। मार्केट कैपिटलाइजेशन का अर्थ होता है किसी भी कंपनी के सभी शेयरों के बाजार मूल्य से। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर
कंपनियों का मूल्य निकाला जाता, उनके शेयरों का मूल्य निकाला जाता, कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसकी हिंदी होती है बाजार पूंजीकरण, बाजार पूंजीकरण, संक्षेप में इसे यम कैप कहा जाता। यम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता। तो हमने कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी के सभी शेयरों के बाजार मूल्य को व्यक्त करता। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों की आर्थिक स्थिति का निर्धारण होता है कि कंपनी के शेयरों का कितना बाजार मूल्य। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों को, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता। यम कैप के आधार पर, यम कैप के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण, कंपनियों का वर्गीकरण, यम कैप के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। सामान्य तौर से क्या होता, लो कैप कंपनी, दूसरा मिड कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, और तीसरा लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। ये 3। लेकिन लो मिड कैप कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है। लो मिड कैप कंपनी को 2 भागों में, ऐसा देखिए, हमने कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया। लो कैप कंपनी, लो ऐसी कंपनी जिनका बाजार पूंजीकरण जो होता है, बाजार पूंजीकरण जो होता है 2,500 करोड़ रुपए तक होता है। ऐसी कंपनी जिनका बाजार पूंजीकरण 2,500 करोड़ रुपए तक होता, उसको मिड लो कैप कंपनी कहा जाता। लो कैप कंपनी, या इसका एक नाम और दिया जाता, स्मॉल कैप कंपनी भी कहा जाता। पहली श्रेणी को स्मॉल कैप कंपनी, या इसको हम स्मॉल कैप ही हम आपको लिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यह स्मॉल कैप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिनके यम कैप का मान 2,500 करोड़ रुपए तक हो या इससे कम हो। मिड कैप कंपनियां जो होती हैं, इनका 2,500 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ के बीच होती है। तो मिड कैप कंपनी को 2 भागों में बांटा गया। मिड कैप कंपनी को 2 भागों में, एक लो मिड कैप कंपनी और दूसरा हाई मिड कैप कंपनी, दूसरा हाई मिड कैप कंपनी, हाई मिड कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी की परिभाषा दी क्या गई, ऐसी कंपनी जिनका यम कैप 2,500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक होता, उसे मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी में 2 है, लो मिड कैप कंपनी, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके मिड कैप का मान 2,500 करोड़ से लेकर के 7,500 करोड़ तक होता, और हाई मिड कैप कंपनी में
7,500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक होता है, 10,000। चौथा लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी में होता है ऐसी कंपनी जिनका मान 10,000 करोड़ से अधिक होता है, ग्रेटर देन 10,000 करोड़। ऐसी कंपनी जिसके यम कैप का मान 10,000 करोड़ से अधिक होता है। तो अब हम थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं कि यम कैप क्या है। यम कैप जो है किसी भी कंपनी के सभी शेयरों का बाजार मूल्य है। यम कैप के आधार पर कंपनियों को मुख्य तौर से 3 भागों में बांटा जाता है: स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी। ऐसी कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता जिनके शेयरों का बाजार मूल्य जो होता है 2,500 करोड़ रुपए तक होता, इससे कम होता, अधिक नहीं होगा। मिड कैप कंपनी ऐसे कंपनी जिनके शेयरों का मूल्य 2,500 करोड़ से लेकर के 7,500 2,500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक होता, वह मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है, एक है लो मिड कैप कंपनी, दूसरा हाई मिड कैप कंपनी। लो मिड कंपनी का होता है 2,500 करोड़ से लेकर 7,500 करोड़ रुपए, और हाई मिड कैप कंपनी का होता है 7,500 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ के रेंज में। लार्ज कैप कंपनी जो होती है उसका 10,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है यम कैप के आधार पर भारत की सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यम कैप के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 2 शेयर सूचकांक मुख्य रूप से बनाए गए जिन्हें निफ्टी 50 जूनियर और निफ्टी 50 सीनियर और निफ्टी 50 जूनियर के नाम से जाना जाता है। निफ्टी 50 सीनियर और निफ्टी 50 जूनियर के नाम से जाना जाता है। जो पहले बना वह सीनियर है, जो बाद में बना वह जूनियर है। यह केवल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को व्यक्त करता है। निफ्टी 50 सीनियर जो है केवल स्मॉल और मीडियम कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में उतार चढ़ाव को व्यक्त करता, जबकि यह जो बाद में बना है यह लार्ज कैप कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। क्लियर हुआ? तो अभी हमने आपके साथ चर्चा किया स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, इनके सेंसेक्स क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, एटसेट्रा, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आज का हमारा टॉपिक था स्टॉक एक्सचेंज और सेबी। तो समय तो नहीं है कि हम सेबी के बारे में पूरा डिस्कस कर लें, आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन जरूर यहाँ पर हम दे देंगे। सेबी भारतीय पूंजी बाजार की शीर्ष नियामक संस्था। सेबी क्या है? भारतीय पूंजी बाजार की जो है शीर्ष नियामक संस्था है। एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी की स्थापना 1988 में एक सलाहकारी संस्था के रूप में की गई।
सेबी की स्थापना 1988 में एक सलाहकारी संस्था के रूप में की गई थी, परंतु 1992 में इसे एक वैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया, इसे एक स्टैच्यूटरी बॉडीज का दर्जा दे दिया गया। क्लियर हुआ? सेबी एक वर्तमान में एक वैधानिक संस्था है। सेबी को वैधानिक दर्जा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम 1992 के माध्यम से दिया गया। जब 1988 में सेबी बनाई गई तो सेबी एक एडवाइजरी बॉडी थी, लेकिन वर्तमान में एक स्टैच्यूटरी बॉडीज है। यह कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट की एपेक्स रेगुलेटरी बॉडीज है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय पूंजी बाजार को रेगुलेट करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। सेबी की स्थापना का उद्देश्य भारतीय पूंजी बाजार को रेगुलेट करना, भारतीय पूंजी बाजार को सुरक्षित संरक्षित करना, प्रमोट करना, भारतीय पूंजी बाजार का विकास करना, साथ में निवेशकों के हितों की रक्षा करना। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके आगे हम सेबी के बारे में डिटेल चर्चा आगे के लेक्चर्स में हम करेंगे। आज कंप्लीट नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। धन्यवाद।